सो वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आप सबका टू द SA 450। SA 450 सर एक ऐसा टॉपिक है जो आपको पढ़ना चाहिए वंस यू आर डन विद SA 320। SA 320 के बाद आपको पढ़ना चाहिए SA 530 ऑडिट सैंपलिंग एंड नाउ लेट्स स्टडी SA 450। सर SA 450 क्या कहता है? अभी सैंपल निकाले थे, हाँ सर। तो जो आपने सैंपल निकाले उसमें कुछ गलतियां मिली, हाँ सर। अब उन गलतियों को कैसे कंसीडर करना है? तो ये कहता है इवेल्युएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग ऑडिट। तो हमारा ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल है, जो भी मिसस्टेटमेंट्स आपने आइडेंटिफाई करी इन ऑडिट उनका इफेक्ट देखना है, ठीक है सर। प्लस उनका इफेक्ट आपने ऑडिट पे तो देखना ही है, साथ ही साथ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स का इफेक्ट देखना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे कि कहीं वो मटेरियल तो नहीं। तो सबसे पहले कहता है जो भी आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट्स हैं यानी जो गलती आपको मिली है उनको ना इकट्ठा करते चलो। सर उनको इकट्ठा करते चलो यानी यू शुड एक्यूमुलेट द आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट्स एक्सेप्ट क्लियरली ट्रिवियल। अगर आप ट्रिवियल का मतलब देखो, इट इज वेरी लेस इंपॉर्टेंस। तो ऑडिट में ऐसा कहा जाता है कि सपोज ऑडिटर ने ना अपनी जजमेंट के बेसिस पे सोचा मेरी जो टोटल मटीरियलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, ठीक है, मुझे तो मटीरियल मिसस्टेटमेंट से फर्क पड़ता है। तो अगर ऐसी कोई मिसस्टेटमेंट है जो मान लो मटीरियलिटी के 5% से भी कम है, जो मटीरियलिटी के 5% से भी कम है, तो उसको इकट्ठा करके क्या फायदा? कितनी इकट्ठी करूंगा तब जाके वो मटेरियल बनेगी। तो ऑडिटर कैन मेक अ जजमेंट कि देयर इज एन अमाउंट बिलो विच द मिसस्टेटमेंट्स आर क्लियरली ट्रिवियल, इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इनको इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। तो फॉर एग्जांपल हमने यहां पे देखा ऑडिटर कैन डिसाइड कि अगर कोई भी मिसस्टेटमेंट है that is below 5% of materiality, that is clearly trivial, it will not be accumulated. So अगर मान लो आपकी materiality 50 लाख है, 50 lakhs, तो अगर ऑडिटर को कोई भी मिसस्टेटमेंट मिलती है दैट इज बिलो 2.5 lakhs, दैट इज 5% ऑफ द मटीरियलिटी, तो हम उसको एक्यूमुलेट नहीं करेंगे। क्या ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझ आता है? आता है सर। अब ये कहता है मिसस्टेटमेंट्स कैन अराइज फ्रॉम वैरायटी ऑफ फैक्टर्स। सर क्या? जिस डेटा से मैंने कैलकुलेशन करी वो डेटा ही गलत था, या डेटा ठीक था कैलकुलेशन गलत थी, यानी इनएक्यूरेसी इन गैदरिंग और प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा। कम ऑन, इनएक्यूरेसी इन गैदरिंग, डेटा इकट्ठा करने में गलती करी, या इकट्ठा तो ठीक किया उसकी प्रोसेसिंग में गलती करी, तो मिसस्टेटमेंट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आपने यूजफुल लाइफ ही गलत ली तो पीपी की डेप्रीसिएशन गलत आएगी, या यूजफुल लाइफ तो सही ली, आपका फॉर्मूला गलत था डेप्रीसिएशन निकालने का, पता नहीं कैसे निकाल रहे हो, तो या तो गैदरिंग में गलती है या उसकी प्रोसेसिंग में गलती है। और ये तो सर हो गया एरर, ये होता है ओमिशन। अंग्रेजी की टीचर ने सिखाया था ना एरर और ओमिशन, तो एक एरर का एग्जांपल, एक ओमिशन कि कोई अमाउंट या डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाना था, आपने नहीं दिखाया। फॉर एग्जांपल AS 18 में आकाश सर, AS 18 में आकाश सर आपको बोल बोल के थक गए रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर दे देना दे देना दे देना, आपने रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर छोड़ दिया। सो दिस इज अगेन अ टाइप ऑफ मिस स्टेटमेंट। गॉट इट सर। अब अगला टॉपिक कहता है कंसिडरेशन ऑफ आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट, यानी जो मिसस्टेटमेंट्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं आप उनको कैसे कंसिडर करोगे। ये बड़ा अच्छा टॉपिक था। तो ये कहता है हो सकता है आपको अपनी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड प्लान रिवाइज करना पड़े। क्यों? दो केसेस में, केस ए, केस बी। केस ए कहता है जो नेचर एंड सर्कमस्टेंसेस है ना मिसस्टेटमेंट के, उससे आपको एक फील आ रही है कि बाकी मिसस्टेटमेंट्स भी हो सकती है, बाकी मिसस्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं, यानी आप एस्टिमेट कर रहे हो। प्लस जो एस्टिमेटेड मिसस्टेटमेंट्स हैं अगर आप उनको एग्रीगेट करते हो विद द एक्यूमुलेटेड वंस, कुछ मिसस्टेटमेंट्स आप एस्टिमेट कर रहे हो और कुछ एक्यूमुलेटेड वंस है, तो जैसे ही आपने इनको ऐड किया आपको लगता है ये मटेरियलिटी की ओर जा रहे हैं। या फिर एस्टिमेट छोड़ो, जो मिसस्टेटमेंट्स आपने एक्यूमुलेट कर लिए हैं वो मटेरियलिटी की ओर जा रही हैं, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? मैनेजमेंट के पास जाओगे। आप ऐसे केस में मैनेजमेंट के पास जाओगे और रिक्वेस्ट करोगे जो भी अकाउंट बैलेंस है, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन है या डिस्क्लोजर है, इसमें 3 चीजें करें। सर क्या? सबसे पहले अंडरस्टैंड करें कॉज ऑफ मिसस्टेटमेंट। तो अगर आपका केस ए है यानी आपने चीजें एस्टिमेट करी हैं, तो आपको मिसस्टेटमेंट का कॉज देखना पड़ेगा। सेकेंड थिंग, ये एस्टिमेट था, हां, उसका एक्चुअल देखो। सो परफॉर्म द प्रोसीजर टू डिटरमाइन द एक्चुअल मिसस्टेटमेंट। एंड तीसरा केस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अमेंडमेंट्स करो, चेंजेस करो, मेक एप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चाहे केस ए हो या केस बी हो। यू गॉट द पॉइंट और नॉट? यस सर। अब जब मैनेजमेंट ने चेंजेस कर दिए तो आप भी चेक करो कोई मटीरियल मिसस्टेटमेंट रह तो नहीं गई। तो ये कहता है इफ द मैनेजमेंट एग्जामिन्ड
and corrected the misstatement, perform additional procedure to check the misstatement remains or not. क्या misstatement अभी रह तो नहीं गई, ठीक है। इसी को हमने एक प्यारे एग्जांपल से समझा था सर। क्या अगर आपका एस्टिमेटेड मिसस्टेटमेंट 30 लाख है और एक्यूमुलेटेड मिसस्टेटमेंट 22 लाख है तो टोटल कितना हो गया 52 लाख। क्या ये मटीरियलिटी के ऊपर चला गया? हाँ सर। सेकंड हमने एग्जांपल लिया था बी में, जो एक्यूमुलेटेड मिसस्टेटमेंट है वही 52 लाख है। तो जब भी ऐसा केस होगा तो आप मैनेजमेंट से क्या रिक्वेस्ट करोगे? 3 कि सर ये जो एस्टिमेटेड मिसस्टेटमेंट है ना, इसका कॉज बता लगाओ, क्या है कॉज ऑफ मिसस्टेटमेंट, ठीक है सर। सेकंड थिंग, एस्टीमेट का एक्चुअल बताओ। एंड थर्ड में हम बोलेंगे कि जो भी गलतियां हैं इनको ठीक करो, मेक द एडजस्टमेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड स्टेप 3 में हमने क्या किया? एज अ ऑडिटर आप एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर करोगे टू चेक कोई मिसस्टेटमेंट रहे तो नहीं गई। सिंपल सिंपल सर। तो यहां पे आपके हमारे 3 टॉपिक्स कवर हो जाते हैं सर। कौन कौन से? ऑब्जेक्टिव कवर हो गया, एक्यूमुलेशन ऑफ आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट, हमने कहा कि क्लियरली ट्रिवियल के अलावा बाकी सब आप एक्यूमुलेट करके चलो। फिर हमने 2 एग्जांपल्स कवर करे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको 3 स्टेजेस में बांटा सर। क्या कि नेचर एंड सर्कमस्टेंसेस से लगता है बाकी मिसस्टेटमेंट हो सकती है, बेसिकली एस्टिमेटेड मिसस्टेटमेंट, विच व्हेन एक्यूमुलेटेड और एग्रीगेटेड विद द एक्यूमुलेटेड वन, इसे हमको लगता है मटेरियल है। या फिर एग्रीगेट ऑफ एक्यूमुलेटेड मिसस्टेटमेंट इज मटेरियल एज पर ऐसे 320। तो जब भी ऐसे मटेरियलिटी की फील आए मैनेजमेंट के पास जाओ और 3 चीजें करनी है। उनको बोलो कॉज देखो, उनको बोलो एक्चुअल बताओ, एंड थर्ड केस में जो भी है एडजस्टमेंट करके चलो। और लास्ट में हम अपने प्रोसीजर करके चेक करेंगे कोई मिसस्टेटमेंट रहे तो नहीं गई। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। एग्जाम में इस क्वेश्चन को कैसे पहचानेंगे? आईसीआई केस स्टडी देगा और आखिरी में ऐसा बोलेगा, हाउ विल यू कंसिडर द आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट। तो जहां कंसिडरेशन ऑफ आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट की बात हुई, आपने इसी टॉपिक को वहां पे कवर करके आना है। क्लियर है? क्लियर है सर। अब सर इसके बाद हम अगले टॉपिक पे गए जिसका नाम था कम्युनिकेशन एंड करेक्शन ऑफ द मिसस्टेटमेंट। तो इस टॉपिक में तो कुछ नहीं, 2 ही बातें ध्यान रखनी है। मैनेजमेंट को जो भी मिसस्टेटमेंट है कम्युनिकेट करो और बोलो करेक्ट कर दे। सो कम्युनिकेट ऑल द मिसस्टेटमेंट्स एक्यूमुलेटेड ड्यूरिंग ऑडिट। ऐसा नहीं है सिर्फ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम्युनिकेट करनी, नहीं, सारी मिसस्टेटमेंट्स कम्युनिकेट करनी है। एंड देन यू रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट टू करेक्ट इट। ठीक है सर। अब ऐसा हम क्यों करते हैं? वाई इट इज इंपॉर्टेंट? तो मैंने कहा 2 केसेस हो सकते हैं, या तो गलती नहीं है या गलती है। तो अगर गलती नहीं है तो मैनेजमेंट आपको एक्सप्लेन कर सकता है कि व्हाई इट इज नॉट अ मिसस्टेटमेंट, एंड आपको हो सकता है उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स भी दे दे। सो इट अलाउज द मैनेजमेंट टू इवेल्युएट वेदर द आइटम्स आर मिसस्टेटमेंट एंड इन्फॉर्म इफ इट डिसएग्रीज एंड ऑल्सो टेक नेसेसरी एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑडिटर है, वो कहता है यार आपने रेवेन्यू की ना अकाउंटिंग गलत करी है। मैनेजमेंट कहता है ओहो हम तो आपको अपना नया एग्रीमेंट देना ही भूल गए। तो मैनेजमेंट क्या बोलेगा कि भाई वो डिसएग्री करता है, एंड फिर आपको जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो आपको एज अ एक्शन दे देगा। मजेदार है सर। या एक्चुअल में गलती हो भी तो सकती है। हाँ सर। तो अगर गलतियां करेक्ट होंगी तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर बनेंगे, रिकॉर्ड्स प्रॉपर मेंटेन होंगे, और एक चीज और, सिर्फ इस साल फायदा नहीं होगा, अगले साल भी फायदा होगा। मतलब अगर इस साल की इममटीरियल गलती पिछले अगले साल चली गई, अगर इस साल की इममटीरियल गलती अगले साल चली गई, तो वो अगले साल की गलती के साथ मिलकर मटीरियल हो सकती है। क्या बात है सर? हाँ। तो ये कहता है कि फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझना, हमने मटीरियलिटी कितनी ली थी? 50 लाख। तो क्या मैं बोल दूं इस साल 45 लाख इममटीरियल है? हाँ सर, इस साल 45 लाख इममटीरियल है। बट जब मैं अगले साल गया 25-26, तो यहां पे इस साल की मिसस्टेटमेंट है 6 लाख, और ये पिछले साल से जो मिसस्टेटमेंट आई 45 लाख। तो क्या मैं बोल दूं इस करंट ईयर की और प्रायर पीरियड की गलती मिला के ये दोनों अब मटेरियल हो गए? हाँ सर, ये मटेरियल हो गए। तो जब आप इस साल की गलतियां ठीक करते हो ना प्रॉपर्ली, तो अगले साल भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट से बच जाते हो। इस साल अगर आप अपनी गलतियां प्रॉपर्ली ठीक करते हो तो अगले साल की मटेरियल मिसस्टेटमेंट से भी बच जाते हो। तो यही बात यहां लिख रखी है, करेक्शन बाय द मैनेजमेंट हेल्प्स टू मेंटेन एक्यूरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स एंड रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट फॉर फ्यूचर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बात समझ आती है? आती है सर। और सर अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज कर दे कि हम गलती ठीक नहीं करेंगे, तो उनका रीजन समझो। आप उनका रीजन समझो और चेक करो कि वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं। सो अंडरस्टैंड द रीजन एंड इवैल्यूएट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। सो हियर योर कम्युनिकेशन एंड करेक्शन ऑफ मिसस्टेटमेंट वाला टॉपिक गेट्स कंप्लीटेड। इसी के ऊपर हमने क्वेश्चन किया था, एमटीपी May 24। सारे बच्चे आ जाओ, फटाफट इस क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं। इस क्वेश्चन में सर क्या हुआ था कि जो ऑडिटर है उसको लगा कंपनी ने अपना रेवेन्यू 50 लाख कम दिखा रखा है,
क्यों कम दिखा रखा है? बिकॉज वो AS9 से कंप्लाई नहीं कर रही। तो सबसे पहले तो आप अपने आंसर को स्टार्ट कैसे करोगे? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ मिसस्टेटमेंट ऑफ नॉन कंप्लायंस विद AS9। क्या हम ये बेसिक लाइन लिख देंगे? लिख देंगे सर। फिर ये कहता है बताओ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कम्युनिकेट विद मैनेजमेंट। तो वही 2 पॉइंट कि हम सबसे पहले कम्युनिकेट करेंगे ऑल द मिसस्टेटमेंट एक्यूमुलेटेड एंड देन रिक्वेस्ट करेंगे टू करेक्ट इट। ठीक है, सिर्फ कम्युनिकेट नहीं करना, रिक्वेस्ट भी करना है। फिर सर इसका फायदा क्या है? तो 2 केसेस हो सकते हैं, या तो गलती नहीं है या गलती है। अगर तो गलती नहीं है तो मैनेजमेंट बोल देगी इट डिसएग्रीज और फिर आपको प्रॉपर एग्रीमेंट वगैरह दे देगी, यानी नेसेसरी एक्शन। बट अगर गलती है तो इस साल का भला भी होगा, अगले साल का भला भी होगा। इट हेल्प्स टू मेंटेन एक्यूरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स एंड रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट फॉर फ्यूचर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिकॉज हो सकता है इस साल की जो इममटेरियल गलतियां हैं वो अगले साल जाके मटेरियल हो जाए। बात समझ आती है? आती है सर। लास्ट पॉइंट कहता है अगर मैनेजमेंट ने रिफ्यूज कर दिया तो क्या करेंगे? हम उनके पॉइंट को समझेंगे और चेक करेंगे मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं रह गई। सो लास्ट पॉइंट कहता है वी विल अंडरस्टैंड द मैनेजमेंट्स रीजंस फॉर रिफ्यूजल प्लस चेक whether the financial statements are free from material misstatement. Is this question now crystal clear? Yes sir. इसके बाद मैनेजमेंट अगर रिफ्यूज करती है तो इस मिसस्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। अब सर अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट क्या होती है? इधर देखो, जिनको आपने एक्यूमुलेट तो किया बट मैनेजमेंट ने करेक्ट नहीं किया। तो मुझे बताओ मित्रों, थप्पड़ से डर लगता है या प्यार से? सर प्यार से। तो ऐसे ही आपको मिस स्टेटमेंट से डर लगता है या मटेरियल मिसस्टेटमेंट से? मटेरियल मिसस्टेटमेंट से। तो जो भी अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है अब आपको चेक करना है कि वो मटेरियल तो नहीं। सो इसके लिए क्या करेंगे? रीअसेस द मटेरियलिटी। तो जो भी आपके एक्चुअल फाइनेंशियल रिजल्ट्स है, एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, उसके हिसाब से देखो आपकी मटेरियलिटी अप्रोप्रिएट है कि नहीं। ठीक है सर। नाउ यू हैव टू चेक वेदर द मिसस्टेटमेंट्स आर मटेरियल, तो डिटरमाइन वेदर द अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स आर मटेरियल इंडिविजुअली और व्हेन एग्रीगेटेड विद अदर मिसस्टेटमेंट। अब सर ये जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है 2 साल की हो सकती है, करंट ईयर की भी और प्रीवियस ईयर के साथ भी। ठीक है सर। तो करंट ईयर में हम क्या देखते हैं? क्या सिर्फ साइज ऑफ मिसस्टेटमेंट से मटेरियलिटी पता चलती है? नेचर एंड साइज दोनों देखना होता है। सर हमने मटेरियलिटी वाले टॉपिक में सीखा था इवन इफ द मिसस्टेटमेंट इज बिलो द मटेरियलिटी लेवल बट ड्यू टू द नेचर इट कैन बी मटेरियल। फॉर एग्जांपल फ्रॉड, अगर फ्रॉड छोटे से छोटे अमाउंट का होता है ना तो भी उसको मटेरियल माना जाता है बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द फ्रॉड। तो ये कहता है आपने सिर्फ साइज ऑफ मिसस्टेटमेंट नहीं देखना, अमाउंट ऑफ मिसस्टेटमेंट नहीं देखना, आपको नेचर भी देखना जरूरी है। तो कहते हैं नेचर एंड साइज ऑफ द मिसस्टेटमेंट कंसीडरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मटेरियलिटी एंड पर्टिकुलर ABCD एंड साथ ही साथ सर्कमस्टेंसेस। तो नेचर, साइज एंड सर्कमस्टेंस देख लेंगे। और ये तो इस साल की मिसस्टेटमेंट हो गई। व्हाट अबाउट द प्रायर पीरियड की अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट? उसका इंपैक्ट भी तो आएगा। हाँ सर। तो इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट ऑफ प्रायर पीरियड ऑन द करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसका इंपैक्ट भी आप देख के चलोगे। तो मटेरियलिटी असेस कर ली, चेक कर लिया उस हिसाब से मटेरियल है कि नहीं। अब अगर मटेरियल है तो किसका दरवाजा खटखटाओ? अभी अभी मैनेजमेंट ने मना किया है तो बताओ मैनेजमेंट के ऊपर कौन बैठा है? TCWG। तो वी विल कम्युनिकेट विद TCWG। अब एक बात समझ आ गई है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अगर आप सीधा जाके बस मिसस्टेटमेंट बता दोगे और बोलोगे करेक्ट करो, ये नहीं करेंगे, आपको इनको धमकी देनी पड़ेगी, बोला पड़ेगा ए TCWG अगर तूने अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स को करेक्ट नहीं किया तो हम अपना ओपिनियन मॉडिफाई कर देंगे। सो बता देना इनको इफेक्ट ऑफ ऑडिट ओपिनियन, फिर बताना एक एक करके ये मिसस्टेटमेंट है, इंडिविजुअली बताना ये मिसस्टेटमेंट है, करेक्ट कर दो। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई ऑल द मिसस्टेटमेंट इंडिविजुअली एंड देन रिक्वेस्ट द TCWG करेक्ट करो। इसके बाद भी अगर TCWG कहती है नो हम इसको करेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमको नहीं लगता ये मटेरियल है, तो बोल देना लिख के दे दो। तो आप बोल देना लिख के दे दो, यानी यू विल रिक्वेस्ट अ रिटन रिप्रेजेंटेशन दैट मैनेजमेंट एंड TCWG बिलीव कि जो भी इफेक्ट है ऑफ द अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट दैट इज इमटेरियल, और ये जो आपने इंडिविजुअल आइटम्स बताए थे इसकी समरी रिटन रिप्रेजेंटेशन के पीछे चिपका देना। इसकी समरी रिटन रिप्रेजेंटेशन के पीछे चिपका देना। इट शुड बी अटैच्ड टू द रिटन रिप्रेजेंटेशन। क्या ये चारों के चारों पॉइंट्स क्लियर है? यस सर। रीअसेस द मटेरियलिटी एज पर SA 320, देन चेक वेदर द मिसस्टेटमेंट्स आर मटेरियल इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट। इस साल की भी और लास्ट ईयर को भी कंसिडर करते हैं। ठीक है सर। देन TCWG के पास जाएंगे, उनको देंगे धमकी कि भाई व्हाट कैन बी द इंपैक्ट ऑफ द ओपिनियन, व्हाट कैन बी द इंपैक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स ऑन द ओपिनियन। देन इंडिविजुअली उनको आइटम्स बताओ और रिक्वेस्ट करो इनको करेक्ट करें। फिर भी नहीं करते तो आखिरी में ले लेंगे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। लास्ट में शुभम सर ने एक और छोटा सा टॉपिक बताया था जो May 24 एग्जाम्स में आया, दैट इज डॉक्यूमेंटेशन। मुझे बताओ डॉक्यूमेंटेशन में क्या बताया था? सर सिंपल सी बात है, कुछ मिसस्टेटमेंट्स हम एक्यूमुलेट नहीं करते, कुछ एक्यूमुलेट करते हैं। तो जो एक्यूमुलेट नहीं करते उसके बारे में बता देना अमाउंट बिलो विच द मिसस्टेटमेंट्स आर क्लियरली ट्रिवियल। फॉर एग्जांपल हमारे केस में था 50 लाख की मटेरियलिटी का 5%, दैट इज 2.5 लाख। वेरी गुड।
अब जो एक्यूमुलेट करी उसमें से कुछ करेक्ट हो गई, कुछ करेक्ट नहीं हुई, तो दोनों को डॉक्यूमेंट कर दो. सो एक्यूमुलेटेड मिसस्टेटमेंट्स विच वर करेक्टेड डॉक्यूमेंटेड, एंड द कंक्लूजन वेदर द अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स आर मटेरियल, एंड किस बेसिस पे आपने कंक्लूड किया ये आप डॉक्यूमेंट करके चलोगे. अब लास्ट में मैंने आपको एक प्यारा सा क्वेश्चन कराया था सर, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 1. ये कहता है आप ऑडिट के लास्ट में पहुंचने वाले हो, ठीक है सर, और आपने देखा 2 गलतियां मिली आपको. बताओ कौन कौन सी? पहली गलती ये मिली कि फिनिश गुड्स वर ओवर वैल्यूड बाय 2 करोड़. एंड सेकंड गलती ये मिली कि जो आपने मशीनरी इंपोर्ट करी, इधर देखो, जो आपने मशीनरी इंपोर्ट करी उस इंपोर्ट पे फ्रेट का खर्चा था 10 लाख. तो जब भी मशीनरी इंपोर्ट होती है और उस पर फ्रेट का खर्चा होता है, उसको AS10 PPE ने सिखाया कैपिटलाइज करना चाहिए. सो इंस्टेड ऑफ कैपिटलाइजिंग अगर आप उसको एक्सपेंस ऑफ कर रहे हो, दिस इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ मिसस्टेटमेंट. तो जैसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पहले कराया था उसी की तरह इसमें भी क्या करना है, पहले तो आपने बोलना है ये कुछ नहीं है, ये एग्जांपल्स ऑफ मिसस्टेटमेंट दे रखे हैं, ठीक है सर. अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है, हाउ विल यू प्रोसीड एंड कम्युनिकेट द अबव सिचुएशन. तो जब भी पहले मिसस्टेटमेंट मिलती है तो हम TCWG के पास जाते हैं, मैनेजमेंट के पास. सर मैनेजमेंट के पास जाते हैं. तो आप भी अपने आंसर को ऐसे स्टार्ट करना, यू शुड कम्युनिकेट विद मैनेजमेंट. एंड अगर मैनेजमेंट करेक्ट कर दे वेरी गुड, अगर मैनेजमेंट करेक्ट ना करे तो आप उसका रीजन समझ लेना एंड चेक करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटीरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं. अब सर मैनेजमेंट करेक्ट नहीं करती तो हम किसके पास जाते हैं? TCWG. अब अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट के सारे पॉइंट लिखो, रीअसेस द मटीरियलिटी, चेक वेदर द अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स आर मटीरियल इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट, ठीक है सर. थर्ड पॉइंट में गए TCWG के पास, उनको इफेक्ट ऑन ओपिनियन बताया, और अगर उन्होंने फिर भी नहीं माना तो लास्ट में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे. तो फ्लो में चलना, मैनेजमेंट, रीअसेस द मटीरियलिटी, चेक वेदर द मिसस्टेटमेंट्स आर मटीरियल, एंड आखिरी में TCWG एंड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन. डन सर. सो दिस वॉज योर होल essay 450. लास्ट टाइम एक बार फटाफट मेरे साथ फ्लो कवर कर लो, एकदम दिमाग में छप जाएगा. तो सबसे पहले मैंने कहा essay 450 किसकी बात करते हैं? मिसस्टेटमेंट्स की. तो मिसस्टेटमेंट या तो एक्यूमुलेट करेंगे या नहीं करेंगे. कौन सी मिसस्टेटमेंट एक्यूमुलेट नहीं करते? जो क्लियरली ट्रिवियल है, अनइंपॉर्टेंट है, ठीक है. दिस इज जनरली डिसाइडेड ऑन अ बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मटीरियलिटी. अब सर जो एक्यूमुलेट करेंगे उसको कंसीडर कर लेना. कंसीडर में मैंने आपको 2 केस सिखाए थे, A और B. हमारी जो एस्टिमेटेड मिसस्टेटमेंट है बेस्ड ऑन द नेचर एंड कॉज ऑफ मिसस्टेटमेंट, which when aggregated with the accumulated misstatement may be material, या फिर और the accumulated misstatement may be material. इस केस में क्या करेंगे? request the management to understand the cause, calculate the actual misstatement, and उसके बाद adjustments कर दो. जब मैनेजमेंट ने ये तीनों चीजें कर दी, आप भी चेक कर लो कोई मिसस्टेटमेंट रह तो नहीं गई. यहां पे मटीरियल मिसस्टेटमेंट नहीं आएगा, सिर्फ ये देखेंगे कि कोई मिसस्टेटमेंट रह तो नहीं गई, ठीक है सर. फिर अगला टॉपिक क्या था? कम्युनिकेट विद द मैनेजमेंट ऑल द accumulated misstatement and request for correction. इसी में हमने एक चीज पढ़ी थी, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. तो मैंने कहा इंपॉर्टेंस बड़ी सिंपल थी, अगर मिसस्टेटमेंट नहीं है तो मैनेजमेंट आपको अपना स्टैंस बता देगा और नेसेसरी एक्शन दे देगा, व्हाई इट डिसएग्रीज. अगर मिसस्टेटमेंट एक्चुअल में है तो इससे क्या होगा? अकाउंट्स प्रॉपर बनेंगे, रिकॉर्ड्स प्रॉपर बनेंगे, बुक्स प्रॉपर बनेंगी, प्लस फ्यूचर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है वो भी कम हो जाएगी, ठीक है. अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज कर दे तो आप उनका रीजन समझोगे और चेक करोगे मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है. गॉट इट सर. अब मैनेजमेंट अब रिफ्यूज करती है तो ये मिसस्टेटमेंट क्या बन जाती है? अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट. तो फ्लो में चलना, 4 पॉइंट्स, रीअसेस द मटेरियलिटी, चेक वेदर द अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स आर मटेरियल इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट. TCWG के बाद जाके क्या देंगे? धमकी कि भाई हमारे ओपिनियन पे इंपैक्ट आएगा, इंडिविजुअली आइटम्स बताओ, रिक्वेस्ट करो टू करेक्ट. कहते हैं नहीं करेक्ट करेंगे तो उनसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लो दैट द इफेक्ट इज इममटेरियल एंड समरी ऑफ आइटम्स को अटैच. डील डन. कम ऑन एवरीवन. क्या essay 450 एकदम धुआंधार तरीके से डन हो गया? यस सर. अब लास्ट में आज का सुविचार, एवरीवन लिटल मोटिवेशन. ये क्या कहता है? ओनली थिंग बिटवीन यू एंड सक्सेस इज डिसिप्लिन. आपके और सक्सेस के बीच में कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन है. दैट्स इट. एंड दैट आई कैन फील, दैट आई कैन अंडरस्टैंड. आपके अंदर वो है. रोज आप प्रॉपर्ली क्लासेस अटेंड कर रहे हो, रोज आप प्रॉपर्ली सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हो, यू आर प्रॉपर्ली पार्टिसिपेटिंग इन द क्लास. दैट्स ऑल आई वांट. कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं सर हमें क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है? व्हाट इज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग दैट वी कैन डू टू क्लियर CA इंटर एग्जाम? अभी पीछे जितना मुझे याद है 5% रिजल्ट था, कभी 10% होता है, कभी 15% होता है, यानी मेजॉरिटी बच्चे बार बार लिखते ही रहते हैं. तो सर कौन है ये नालायक लोग जो बार बार एग्जाम पास कर लेते हैं? कौन है ये
शैतान बच्चे जो एग्जाम पास कर लेते हैं, इनके अंदर बस एक कमी है जिसका नाम है डिसिप्लिन। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो इनके अंदर कमी है, ये शैतान है, नलायक है? तुमको तो ऐसे ही लगता है ना, तुमको तो ऐसे ही लगता है कि जो बच्चे एग्जाम पास कर रहे हैं उनके अंदर अलग ही दिमाग है। कोई अलग दिमाग नहीं है, दिमाग सबका सेम है, इनके अंदर बस डिसिप्लिन है। ये टाइम पास नहीं करते, ये चीज फालतू चीजों में दिमाग खराब नहीं करते, ये बैठ के इंस्टाग्राम की रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स में दिमाग वेस्ट नहीं करते, टाइम वेस्ट नहीं करते। ये चुपचाप अपने दिन के टारगेट्स रेडी रखते हैं, ये अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटाइज करते हैं। और जब ये पढ़ाई को प्रायोरिटाइज करते हैं ना, इनके पास टाइम बाकी चीजों के लिए भी बचता है एट द एंड ऑफ द डे। फिर ये जब शाम को आराम से इंस्टाग्राम की रील देखते तो इनको मजा भी आता है कि अच्छा पूरा दिन पढ़ लिया, अब चलो थोड़ी देर 15 मिनट 20 मिनट थोड़ा सोशल मीडिया देख लेते हैं, थोड़ा दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर लेते हैं, थोड़ा फैमिली को टाइम दे देते हैं। सो मेक श्योर आप डिसिप्लिन मेंटेन करके चलो। और मैं बोलूँ ना, सिर्फ सीए कोर्स में नहीं, लाइफ में कुछ भी अचीव करना है तो वो एक ही चीज से अचीव हो सकता है, दैट इज डिसिप्लिन। सो this is one learning I will request everyone to imbibe in yourself if you want to do really great in this life. Because देखो, नॉर्मल तो हर कोई है, एवरेज तो हर कोई है, मजा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने में। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए आपके अंदर बस एक ऑर्डिनरी डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर ऑर्डिनरी डिसिप्लिन है तो ये वर्ल्ड आपको जरूर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मानेगा, ठीक है। सो ऑन दिस पॉजिटिव नोट, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए हमें राही ऑडिट के, फिर मिलेंगे चलते चलते। लगे रहो मित्रों, लगे रहो, कीप गोइंग।